आज हम क्लास 12th का फिनॉल जो चैप्टर है उसमें रासायनिक गुणधर्मों को डील करने वाले हैं, अर्थात हम फिनॉल के रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। तो फिनॉल के जो रासायनिक गुण हैं अर्थात इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। ये क्या होता है बच्चा? फिनॉल होता है, अर्थात बेंजीन वलय से सीधा कौन जुड़ा है? OH। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? फिनॉल। अब हम पढ़ रहे हैं फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो फिनॉल के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है। उसमें अगर सबसे पहली अभिक्रिया हम देखना चाहें तो फिनॉल के OH समूह, फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं को देख रहे हैं। पहली अभिक्रिया क्या है? फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी जो अभिक्रिया है या फिर इसी अभिक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि फिनॉल के OH समूह में जो हाइड्रोजन है इसकी अभिक्रिया है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया, अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं? या फिर ऐसे बोल सकते हैं, एक बात और सुनिए कि फिनॉल के OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, फिनॉल के OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, बंध के विखंडन की अभिक्रिया। वापस सुनिए, देखो समझने की कोशिश कीजिए। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। फिनॉल के रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहली अभिक्रिया है कि अपना फिनॉल है, तो फिनॉल की ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का क्या होता है? विखंडन। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जो फिनॉल है उसमें OH समूह है उसके हाइड्रोजन की अभिक्रिया। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी अभिक्रिया क्या होती है? तो फिनॉल के जो COH बंध है इसके विखंडन की अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? फिनॉल के COH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, जिसमें ये बंध टूटता है। लेकिन आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो ये बंध टूटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद पाए जाने के कारण यहां पे द्विबंध के गुण आ जाते हैं और द्विबंध को तोड़ना मुश्किल होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फिनॉल के OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया दूसरे प्रकार की अभिक्रिया हो गई। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया क्या है कि जो फिनॉल है अपने ये बंध के विखंडन की अभिक्रिया पढ़ ली, इस बंध के विखंडन की अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम इस बेंजीन वलय की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया, फिनॉल के या फिनॉल की बेंजीन वलय, बेंजीन वलय की अभिक्रिया। और आप लोगों को मैंने कई बार बताया होगा कि जो बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं होती हैं वो स्पेशल अभिक्रियाएं होती है। और स्पेशल अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? गुड। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो उसके बाद अगले प्रकार की अभिक्रियाएं हैं वो हैं अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं। क्लियर है? इन अभिक्रियाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एक को डील करने की कोशिश करते हैं। अन्य अभिक्रियाएं हैं विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है फिनॉल का, युग्मन कैसे होता है, एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो वो अभिक्रियाएं यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं: फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रिया, फिनॉल के OH COH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया और अन्य अभिक्रिया। हम सबसे पहली अभिक्रिया ले लेते हैं कि फिनॉल के पहले की है ना, फिनॉल के OH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, बंध के विखंडन की अभिक्रिया। चलिए इसको थोड़ा सा डील करते हैं, आसान है। कि रहा फिनॉल, तो इसमें कई अभिक्रियाएं आती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया आपने हेलोवेरिन में भी पढ़े होंगे। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। और वहां पे तीसरी अभिक्रिया हमने पढ़ी थी एसिटिलीकरण,
एसिटिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलो फटाफट से डील करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अपन फिनॉल की धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। देखिए बच्चा, ये रहा फिनॉल और इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी धातु के साथ, Na के साथ। तो ये क्या बन गया, ये धातु है वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल देता है। तो ये बन जाता है फिनॉल और खुद जाकर के यहां पे चिपक जाता है। और यहां से कौन निकला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, अर्थात इस अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पे 2 लगाना पड़ेगा और यहां पे क्या बन जाएगा, H2। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। आप लोगों को यहां पे ऐसा नजर आ रहा होगा कि इस अभिक्रिया के दौरान फिनॉल ने हाइड्रोजन त्यागे हैं। इस अभिक्रिया के दौरान फिनॉल ने क्या किया है, हाइड्रोजन त्यागा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन त्यागते हैं क्या कहलाते हैं, H+ त्यागते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के द्वारा फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति का पता चलता है। अम्लीय प्रवृत्ति का पता चलता है। बात क्लियर है, इससे स्पष्ट हो गया कि फिनॉल क्या है, अम्लीय है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। देखो, फिनॉल भी अम्लीय है और अपन अल्कोहल पढ़ के आए थे, तो अल्कोहल भी क्या था, अम्लीय था। लेकिन अब इन दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, के संदर्भ में एक सवाल बन सकता है। और वो सवाल क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा सवाल बनता है कि अल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति फिनॉलों से कम होती है, क्यों, कारण दीजिए। या फिर ऐसा बन सकता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति अल्कोहलों से अधिक होती है, क्यों, कारण दीजिए। दोनों सवालों को ध्यान सुनिए। तो ये सवाल को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप पोस्ट करके नोट करना। देखिए, फटाक से देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। सवाल को मैं लिख ही रहा हूं, आप थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलने वाली है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये है कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति, फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति अल्कोहलों से उच्च होती है या अधिक होती है, क्यों, अधिक होती है क्यों। तो बच्चा ये सवाल बहुत आसान है, समझने का प्रयास करेंगे कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति अल्कोहलों से क्या होती है, उच्च होती है, क्यों, कारण देना है। तो देखो, अपन अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में कैसे पता लगाते हैं कि हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं। जल में घोलेगा, जितने ज्यादा H+ आयन देंगे, जितनी खुशी H+ आयन देंगे, वह यौगिक उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। देखते हैं क्या होता है यहां पे। तो देखिए कि जैसे मेरे पास कौन है, फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। इसको मैंने किस में घोला, जल में घोला। फिनॉल को किस में घोला, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर। तो जल में घोलने पर ये क्या करेगा, H+ आयन त्यागेगा। तो H+ आयन इसने दिए, H+ आयन दिए, और साथ में जब H+ निकल जाएगा तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो एक आयन बनेगा इस प्रकार से, O-। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बना, इसको बोलते हैं फिनॉल, और इस कंपाउंड को बोला जाता है, या इस आयन को बोला जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बोला जाता है, फिनॉक्साइड आयन। और इसी के अलावा अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल आपके पास ऐसा होता है ROH, अल्कोहल है ये, क्या है बच्चा, अल्कोहल। और इसको आपने किस में घोला, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर। जब आप इसको जल में घोलोगे तो ये भी H+ आयन देगा, बिल्कुल देगा, और बनेगा RO-। क्या बनेगा, RO-, H+। तो इसको बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन बोला जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग।
अरे समझिए, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को जल में घोलने पर एल्कोक्साइड आयन बनता है। फिनॉल, फिनॉल को जल में घोलने पर क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन। तो कैसा कहते हैं कि फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति अल्कोहलों से क्या होती है? उच्च होती है। क्यों? कारण दीजिए। तो ऐसा कहते हैं कि फिनॉल को जल में घोलने पर फिनॉक्साइड आयन बनता है, जबकि अल्कोहल को जल में घोलने पर एल्कोक्साइड आयन बनता है। फिनॉल से प्राप्त जो फिनॉक्साइड आयन है, इसमें अनुनाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? अनुनाद। क्या पाया जाता है? अनुनाद। रेजोनेंस होता है, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। और किसी भी कंपाउंड में अगर अनुनाद है तो उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। उसका स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। अनुनाद पाए जाने के कारण स्थायित्व क्या हो जाता है? अधिक। स्थायित्व क्या हो जाता है? अधिक। और स्थायित्व अधिक हो जाता है तो अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है? अधिक। अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी आपके यहां पे? अधिक हो जाएगी। क्लियर है? जबकि जो एल्कोहलों से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन है, इस एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता है। अनुनाद नहीं होता है। और जब अनुनाद नहीं है तो स्थायी भी नहीं होगा, अर्थात स्थायी होगा कम। स्थायित्व इसका क्या हो जाएगा बच्चा? कम हो जाएगा। और स्थायित्व अगर कम हो गया तो अम्लीय प्रवृत्ति भी तुलनात्मक रूप से क्या हो जाएगी? कम। अम्लीय प्रवृत्ति यहां पे क्या हो जाएगी? कम। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिनॉल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं अल्कोहलों की तुलना में। आसान है या नहीं है? क्लियर है ये बातें? अब हम यहाँ पे एक चीज सीखने वाले हैं और वो ये है कि फिनॉल जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसकी अनुनादी संरचनाएं क्या हैं। अगर आप इस सवाल को कर रहे हैं और सवाल को करने में आपने ये चीज लिख दी है, उसके बाद अगर आप लोग फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं दे करके आ जाओगे तो जो टीचर है कॉपी चेक करने वाला वो आपके नंबर नहीं काट सकता। उसे बहुत अच्छा लगेगा कि विद्यार्थी ने बहुत अच्छा लिखा है, इसलिए वो फुल नंबर देने का प्रयास करेगा। तो आप लोग इस चीज को पॉज करके नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाने का प्रयास करता हूं। मिटा रहा हूं मैं। देखिए, ये रहा आपका कौन? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। क्लियर है? तो बच्चा फिनॉक्साइड आयन मेरे पास ये होता है। मैंने आपको कई बार इसके बारे में पढ़ाया है कि ये रहा फिनॉक्साइड आयन। ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ऑक्सीजन के पास दो क्या होते हैं? लोन पेयर। भी ऋणावेश की वजह से एक दो इलेक्ट्रॉन और हैं, या ऋणावेश लिख दो चाहे दो इलेक्ट्रॉन लिख दो, ये दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? इसको ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक। अब होता क्या है बच्चा? ये फिनॉक्साइड आयन है। ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन है। ये फिनॉक्साइड आयन है, ध्यान से देखिए। ठीक। अनुनादी संरचनाएं बना रहे हैं। अनुनादी संरचनाएं तभी बनती है जब इनमें संयुग्मन हो। क्या हो? संयुग्मन। कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन है संयुग्मन की तो ही वो अनुनाद दर्शाएगा, वरना नहीं दर्शाएगा। देखिए वो क्या कंडीशन होती है वो समझिए। यहां पे कौन सी कंडीशन? देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ रहे हैं। एक संयुग्मन की स्थिति तो ये है यहां पे। दूसरी क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर आ रहे हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, या फिर इस लॉन पेयर को मैं क्या भी बोल रहा हूं यहां पे? ऋणावेश। तो ये संयुग्मन की स्थिति है, तो ये अनुनादी संरचनाएं बनाएगा और अगली अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो क्या होगा? देखिए ध्यान से। दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में एक ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, दो तीर के मुंह वाला चिन्ह। देखिए यहां से ये ऋणावेश है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने के लिए यहां आएंगे तो इस कार्बन के यहां पे एक बंध और बन जाएगा। जब कार्बन के यहां पे बंध बना तो एक तो पहले से था, एक और बन गया, तो 2 3 4 5 बंध बन गए। और कार्बन 5 बंध नहीं बनाता, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन है उठ करके इस कार्बन के पास आ जाते हैं। तो अनुनादी संरचना बन जाती है कुछ इस प्रकार से। जिनके साथ हमने कुछ नहीं किया है उनको एज इट इज रखो, तो इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सेम टू सेम रखना है। ये बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां आ गए? यहां पे। तो यहां पे क्या लिख देंगे? ऋणावेश। यहां पर एकल बंध पहले से था, ऑक्सीजन था, 2 लॉन पेयर थे, ऋणावेश था, ऋणावेश आया है, मतलब आवेश का भी कोई झंझट नहीं है, ऋणावेश आ गया, 2 बंध इलेक्ट्रॉन यहां पे बंध बन गया, ये अगली अनुनादी संरचना बन गई। अब क्या होता है कि यहां से बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गए, ये बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गए, यहां पे बंध बन गया, यहां से बंध के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। तो अगली अनुनादी जो संरचना है वो कुछ ऐसी बनेगी। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए।
इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इनको एज इट इज रखो, आप बिल्कुल एज इट इज रखो। यहां पे बंद बनने के लिए आए इलेक्ट्रॉन, तो यहां बंद बन गया है। यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो यहां पे ऋणावेश आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्लियर है? आगे क्या होगा कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां, ये जो ऋणावेश है ये बंद बनाने जाएगा, ये बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी आपके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है उन्हें एज इट इज रखो, इनके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज रखो। उसके बाद ये बंद एज इट इज था, एज इट इज रखो। यहाँ पे बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ द्विबंध बन गया है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन उठ करके आए हैं तो यहाँ पे ऋणावेश आ गया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वापस से क्या होगा कि बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ बंद बनाएंगे, ये द्विबंध उठ करके वापस से यहाँ चला जाएगा और अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी आपके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये बंद बन ही गया है। ये द्विबंध था, एकल बंद यहां पे रह गया, ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, ये बंद के इलेक्ट्रॉन आए तो भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। ये इसकी क्या बन गई है बच्चा? अनुनादी संरचना है। आसान है या नहीं है? ये अनुनादी संरचना बनी है। अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि जो फिनॉक्साइड आयन है या फिनॉल है वो ऑर्थो और पैरा स्थिति, देखो ये ऑर्थो स्थिति होती है, ये पैरा स्थिति पर ऋणावेश भी दर्शा रहा है। खैर आगे बात करेंगे। तो ये थी फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। अगर हम इनका अनुनाद संकर बनाना चाहें तो क्या होगा? तो अनुनाद संकर में आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से इनका अनुनाद संकर बनता है, वो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां पे आंशिक ऋणावेश आता है ऑर्थो पे और पैरा पे, ये आपका अनुनाद संकर बन गया। आसान है, इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अपनी पहली अभिक्रियाएं हो गई जिनमें हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे और उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि जो फिनॉल है वो एल्कोहलों से क्या होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। आई होप मुझे आपको ये बात समझ में आई होगी। और आगे हम बात करते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि जो फिनॉल है उस पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिनॉल पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, ये एक टॉपिक और है, पोस्ट करके नोट कीजिए इस चीज को, फिर हम आगे चलेंगे। फिनॉल पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव या फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, तो आप समझेंगे इसको, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, टॉपिक का नाम है फिनॉल की प्रतिस्थापियों का फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रभाव। देखो समझेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान होती है, उसका कारण यही है कि इसमें कंसेप्ट होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होता है ये। ठीक, तो आपने अगर फिनॉल देखा हो तो फिनॉल कुछ ऐसा होता है बच्चा, यही होता है। अधिक अम्लीय कैसे होगा? अम्लीय प्रवृत्ति अच्छी कब होगी? वो अच्छी तभी होगी जब वो आसानी से H+ त्यागे। आसानी से क्या त्यागे? H+ त्यागे। तो वही जो पदार्थ है, वही जो फिनॉल है, वो आसानी से या अधिक अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रतिस्थापी 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिस्थापी कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिस्थापी मतलब प्रतिस्थापी होते हैं वो समूह होते हैं, और वो समूह होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG। क्या बोलते हैं बच्चा? EWG। और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, प्रतिकर्षित मतलब इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब अगर इन समूहों को बेंजीन वाले से जोड़ दिया जाए तो इस फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर अगर मैंने कैसे समूह जोड़ दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिए हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। देखिए ध्यान से, ये स्थिति बनाई है मैंने, कौन से समूह जोड़ दिए हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉनों को यहां से खींचते हैं। कौन जोड़ दिए हैं, EWG ग्रुप जोड़ दिए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जब यहां जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भैया यहां से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कम होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व भी क्या होगा, कम, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, आसानी से H+ त्यागेंगे, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ाएंगे, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। तो होता क्या है कि देखिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, उसके मान में क्या आएगी, कमी। ऑक्सीजन पर ऋणावेश क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं। और आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है वो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश जो होता है वो स्थायित्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीजन पर ऋणावेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ऑक्सीजन पर ऋणावेश कम हो रहा है, आवेश की क्या आ रही है, कमी आ रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है तो एक वियोजन स्थिरांक होता है, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। प्रबल अम्ल होगा तो उसके लिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज्यादा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है अम्ल के वियोजन स्थिरांक जिसे हम Ka बोलते हैं उसका मान भी बढ़ेगा, उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। आजकल Ka के स्थान पे एक दूसरा टर्म लेते हैं pKa। क्या लेते हैं, pKa। क्या लेते हैं बच्चा, pKa, pKa। और K और pK में एक संबंध होता है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार डाल करके कि pKa बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, माइनस लॉग ऑफ Ka। ये जो माइनस है वो लॉग के रूप में ऊपर जाएगा, तो ये pKa बराबर आपके यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ 1/Ka। तो Ka और pKa में जो रिलेशन है, K का मान अगर कम है तो pKa का मान ज्यादा, और K का मान ज्यादा तो pKa का मान कम। तो K का मान अगर ज्यादा है तो pKa का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज को आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहां से सीख सकते हो। क्लियर है। अब बात आती है कि यार ये जो EWG समूह है वो होते कौन कौन से हैं। तो आपने कभी ये समूह देखा हो NO2। अगर NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो आपको अम्लीय प्रवृत्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अम्लीय प्रवृत्ति को क्या करेगा बच्चा, बढ़ाएगा। स्थायित्व बढ़ रहा है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ रही है, अर्थात Ka का मान बढ़ रहा है। लेकिन अम्लीय प्रवृत्ति अगर बढ़ रही हो तो Ka का मान कम हो रहा है। तो NO2 जो समूह होता है वो आपका कौन सा समूह होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। ऐसे ही कि होता है CN, साइनाइड। अगर CN समूह जुड़ा हुआ है तो भी अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। अगर CHO जुड़ा हुआ है तो भी अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। अगर COOH जुड़ा हुआ है तो भी अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। डॉट डॉट। ये जो आपके समूह हैं वो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। वापस से समझिए, वापस से कैसे समझेंगे भैया, ये फिनॉल है, फिनॉल में ये बंद है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, नेगेटिव, और ये कौन, पॉजिटिव। ये तो चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं तो अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा। यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, ऑक्सीजन से भी क्या लेंगे ये इलेक्ट्रॉन। अरे खींच रहे हैं तो ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होगा, तो ये क्या करेगा, ये इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा और कहेगा भाई हाइड्रोजन जी जाइए आप, और आसानी से H+ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी। किनकी, जिनसे EWG जुड़े हुए हैं उनकी। आगे हम इधर बात करते हैं कि ऐसे समूह जोड़ दें जो कौन है बच्चा, जो है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं,
ये तो बल्कि बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऑक्सीजन के पास क्या है, पहले से ऋण आवेश है। अब इसको और इलेक्ट्रॉन मिल गए, भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी थोड़ी है, और इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं इसको, तो ईडीजी समूह जो जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, उनसे इसको क्या और मिल गए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अब कहेगा भाई हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं है, तू यहां रहना चाह रहा है, थोड़ी बहुत देर के लिए रह सकता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। यहां पे तो ये खींच रहे थे इलेक्ट्रॉन की, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, आसानी से H+ त्यागेगा। लेकिन ईडीजी जुड़े हुए हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऑक्सीजन पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो ये इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को नहीं लेगा, सोचेगा चलो कोई नहीं, तो अब आसानी से H+ नहीं निकलेगा, तो अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या होता है इस कंडीशन में, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव जो आवेश है, ऋणावेश है, उसकी मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और आवेश बढ़ गया तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम। तो यह भी कह सकते हैं कि स्थायित्व क्या हो गया, कम, और स्थायित्व कम हो गया तो बच्चा अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है। और अम्लीय प्रवृत्ति कम हो गई तो के मान भी क्या हो जाएंगे, कम, लेकिन पीके के मान बढ़ जाएंगे, लेकिन पीके के मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, आसान है या नहीं है। इससे रिलेट कुछ एक सवाल हैं जिनको समझने का यहां हम प्रयास करेंगे। ये बात मुझे लगता है, चलो इसके एग्जाम्पल भी लिख देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। तो आपने जो +I इफेक्ट वाले जितने भी समूह होते हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं, और -I वाले सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। +I में कौन आता है, तो आपने कभी देखा हो एल्किल समूह, जितने भी एल्किल समूह है +I प्रभाव दर्शाते हैं, इसी कैटेगरी में आएंगे। जो RO समूह है एल्कोक्साइड, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, एल्कोक्साइड समूह है। और OH जो समूह होता है वो भी क्या है, इसी कैटेगरी का समूह है। बेसिकली अगर इनमें हम बात करें तो इसके रूप में हो सकता है CH3 वैलेंसी फ्री, इसके रूप में हो सकता है CH3O वैलेंसी फ्री, और ये तो OH है ही। ये मैथॉक्सी है, ये क्या है, मैथिल है, एथिल हो सकता है, एथॉक्सी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल समूह तो है, डॉट डॉट ETC लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये अगर इस प्रकार का फिनोमिना है तो हम ये कह सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति का प्रतिस्थापियों पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगर EWG जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं जैसे NO2 CHO COOH CN, ये समूह जुड़े हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और अगर ऐसे समूह जुड़े हैं तो अम्लीय प्रवृत्ति घट जाएगी। इतना आसान है। बाकी एक छोटा सा सवाल करते हैं और इस घटना को समझने का प्रयास करते हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए, तभी आप उन सवालों को डील कर पाओगे। मिटा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चलिए मैं यहां तक मिटा देता हूं, यहां तक क्या, मैं यहां इधर लिख देता हूं, ये हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और ये हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। ठीक, चलिए क्वेश्चन ये है कि निम्न को मतलब एक है आपके यहाँ पे प्रोपेनॉल, क्या है, प्रोपेनॉल। प्रश्न को सुनिए, प्रश्न अच्छा लगेगा कि निम्न यौगिकों को अम्लीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में कर दूं, चलो बढ़ते क्रम में लिख देते, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, अच्छा लगता है। इंक्रीजिंग, महसूस होता है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। खैर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कौन कौन से यौगिक हैं वो देख लीजिए। एक है प्रोपेनॉल, एक है आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, एक है आपके यहां पे 2 मेथॉक्सी फिनॉल,
एक है आपके यहाँ पे फिनॉल, ठीक है, और एक है यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ये कुछ कंपाउंड है जो आपके पास हैं और आपसे कह रहा है कि इनको अम्लीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में, आप बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो अपने को प्रोपेनॉल दिख रहा है, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। प्रोपेनॉल ये होता है CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोपेन 1 ऑल लिख देते हैं, प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक, ओके। एक ही कंपाउंड है, उसके बाद है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ये तो फिनॉल रहा, दूसरे पे NO2 डालो और यहां पे भी NO2 डालो, ठीक। उसके बाद है 2-मेथॉक्सी, ये फिनॉल रहा और 2 पर क्या डालो, मेथॉक्सी, OCH3, ठीक। उसके बाद है फिनॉल, उसके बाद कौन है, फिनॉल, और उसके बाद आपके यहाँ पे है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। संरचना भी आनी चाहिए आपको, 2 पे NO2 है, 4 पे NO2 है और 6 पे NO2 है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। देखिए यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि इनकी को अम्लीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में स्थित कीजिए। खैर ये चीज फिर से अपने को मिटानी पड़ेगी, आप समझो EWG मिटा रहे हैं, मिटा ही देते हैं यार, मिटाना पड़ेगा, देख लेना पीछे, नोट कर रहे होंगे तो आपको अपनी कॉपी में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो ये तो एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, तो एल्कोहल और ये सारे कौन है, फिनॉल। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एल्कोहलों की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती कम होती है, तो उसकी तो कम है, तो सबसे कम तो यही हो गया भैया, CH3 CH2 CH2OH, ये तो सबसे कम है। अब इससे ज्यादा कौन है, तो ध्यान से देखिए, अम्लीय प्रवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो NO2 जुड़ा है, NO2 जुड़ा है, CH3 कुछ भी नहीं, ये तो ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो EDG होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति को कम करते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति को क्या करते हैं, सारे फिनॉल हैं, अम्लीय प्रवृत्ति को कम करने वाला ग्रुप कौन है, वो है मेथॉक्सी। क्या है बच्चा, मेथॉक्सी। तो ये जो कंपाउंड है ये इन सब से क्या होगा, कम अम्लीय होगा, अर्थात ये जो कंपाउंड है उसके बाद आ जाएगा OH और OCH3। अरे EDG समूह जुड़ा है, अम्लीय प्रवृत्ति को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद इसमें 2 NO2 जुड़े हैं और इसमें कितने NO2 जुड़े हैं, 3, और इसमें एक भी NO2 नहीं है, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी और भी ज्यादा होगी, लेकिन इसमें कोई NO2 नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसकी क्या होगी, कम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला जो कंपाउंड होगा वो कौन होगा, फिनॉल होगा। क्या होगा, फिनॉल। उसके बाद यहाँ 2 जुड़े हैं, यहाँ 3 जुड़े हैं, यह 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हैं, यह अम्लीय प्रवृत्ति को ज्यादा करेंगे, इसमें 2 जुड़े हैं, तुलनात्मक रूप से कम करेंगे, तो इसके बाद आ जाएगा ये OH, NO2 और ये NO2। समझ पा रहे हैं आप लोग। और सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो ये वाला कंपाउंड होगा। समझने का आप लोग प्रयास कर रहे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान भी देंगे, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन होता है, प्रोपेन 1 ऑल। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तो आ रहा है 2-मेथॉक्सीफिनॉल दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा तो कौन आएगा, फिनॉल। चौथे नंबर पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे, 5वें नंबर पे ये लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम अम्लीय प्रवृत्ति के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित यौगिकों को अम्लीय प्रवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए, और अगर पूछ ले घटते हुए क्रम में लिखनी
तो सबसे पहले सबसे ज्यादा को लिखना है, उसके बाद उससे कम। तो सबसे ज्यादा कौन? ये। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो संरचना की जगह नाम लिख सकते हो। वो क्या लिख सकते हो? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। कौन सा क्रम बना रहे हैं? ये तो है बढ़ता क्रम, और हम यहां लिख रहे हैं घटता क्रम। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम। तो उससे कम कौन है? ये रहा 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। उसके बाद फिनॉल, उसके बाद 2-मेथॉक्सीफिनॉल, 2-मेथॉक्सीफिनॉल, और उसके बाद क्या है? प्रोपेन 1-ऑल या 1-प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1-ऑल। ये लो, ये आपका क्या आ जाएगा? यहां पे अम्लीय प्रवृत्ति का घटता क्रम आ गया, ये यहां पे बढ़ता क्रम आ गया। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। नोट कीजिए, पॉज करके हम आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ विशेष कंपाउंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, उनके पीके के मान पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पॉज करके नोट करना था आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी कैसे मिटा देते हो आप? तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के लिए पीकेए के मान, चलिए वो महत्वपूर्ण यौगिक कौन है? वो है सबसे पहला पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है मेटा नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। उसके बाद है आपके यहां पे पैरा मेटाक्रिसॉल। उसके बाद है पैराक्रिसॉल। एक यहां पे ऑर्थोक्रिसॉल। आपने ये पढ़े हैं, पिछली क्लास देखोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। यहां पे है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। चलिए इनके सूत्र बताइए आप। ये यौगिक हैं, इनके अगर सूत्र की बात करें तो पैरा नाइट्रो, तो मैं लिख सकता हूं पैरा NO2, और फिनॉल को सब लोग जानते हैं क्या होता है? C6H5OH। पैरा नाइट्रो C6H5OH ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल आसान है। ऑर्थो, तो ऑर्थो NO2 C6H5OH। मेटा NO2 C6H5OH। फिनॉल को कौन नहीं जानता? C6H5OH। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटाक्रिसॉल की बात करें तो मेटाक्रिसॉल होता है आपके यहाँ पे मेटाक्रिसॉल CH3C6H5OH। पैराक्रिसॉल तो PCH3C6H5OH। ऑर्थो तो ऑर्थो CH3C6H5OH। और एथेनॉल को कौन नहीं जानता? C2H5OH। C2H5OH। और इनके लिए पीके के मान फिक्स हैं, उनको याद कर लेना आप लोग। पैरा के लिए आता है 7.1, इसके लिए आता है 7.2, इसके लिए आता है 8.3। मेटा के लिए क्या आता है? 8.3। फिनॉल के लिए आता है 10। मेटाक्रिसॉल के लिए आता है 10.1। पैराक्रिसॉल के लिए आता है 10.2। ऑर्थोक्रिसॉल के लिए भी आता है 10.2 और एथेनॉल के लिए आता है 15.9। पीके के मान है। और मैंने आपको बताया है कि पीके
PKa बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, अर्थात PKa का मान अगर ज्यादा है, Pk का मान ज्यादा है तो K के मान क्या होंगे? कम होंगे। Pk का मान ज्यादा है तो K के मान क्या होंगे? कम। तो Pk का मान ज्यादा तो K का मान कम, और K का मान कम तो अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी बच्चा? कम हो जाएगी। समझो, Pk का मान ज्यादा तो K का मान कम, और K का मान कम तो अम्लीय प्रवृत्ति कम, तो Pk का मान ज्यादा क्या है? इसका है, तो अम्लीय प्रवृत्ति इसके लिए क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे कम अम्लीय है ये। कैसा अम्लीय है? कम अम्लीय। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे अधिक अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि Pk का मान क्या है इसके लिए? 7.1। 7.1 का मतलब है कि Pk का मान तुलनात्मक रूप से क्या है? कम है। Pk का मान तुलनात्मक रूप से क्या है? कम है। तो K का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये क्या है? अधिक अम्लीय है। अधिक अम्लीय। आप तो डायरेक्ट सुनो, Pk के मान आपको दे दिए जाएं और आपसे कहे कि कौन अधिक अम्लीय और कौन कम अम्लीय है, तो Pk के मान अगर ज्यादा है तो कह दो कम अम्लीय, और Pk के मान कम है तो कह दो अधिक अम्लीय। उल्टा है, अम्लीयता Pk के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कंपाउंड है, महत्वपूर्ण कंपाउंड है। यहां से सीधा सवाल ये भी आ सकता है कि इन कंपाउंडों के लिए Pk के मान दीजिए, या फिर Pk के मान आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई इनको अम्लीय प्रवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पॉज करके इनको नोट कीजिए, आगे हम अगले अभिक्रिया पढ़ते हैं। मिटा रहे हैं ध्यान से। देखिए, हम सबसे पहली अभिक्रिया हम फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया पढ़ चुके थे। पहली अभिक्रिया थी धातुओं के साथ अभिक्रिया, और धातुओं के साथ अभिक्रिया के अंदर हमने अम्लीय प्रवृत्ति को पढ़ा है। धातुओं के साथ अभिक्रिया के अंतर्गत हमने किसको पढ़ा था? अम्लीय प्रवृत्ति को। क्लियर है? ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवा देते हैं फिनॉल की। तो ये रहा आपका कौन? फिनॉल। और इसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O और ये OH। क्लियर है? ये क्या है? फिनॉल, और ये आपका कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल Ca, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से क्या होता है? OH, और यहां से कौन? H। H2O मिलकर के बाहर निकल जाता है, माइनस H2O बाहर निकल जाता है, कंपाउंड बचता है कुछ ऐसा। बेंजीन वलय से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से सीधा जुड़ जाएगा ये कार्बन, और उससे ये एल्किल समूह। ठीक है? तो आपको ऐसा लग रहा है कि एस्टर बन गया हो, RCOO और ये बेंजीन वलय। और हम जब इसका नाम लिखते हैं तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए समूह को सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे फेनिल एल्केनोएट। एल्केनोएट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पे अगर मैथिल समूह होता, यहां पे मैथिल होता तो 2 कार्बन का बनता, तो फेनिल एथेनोएट होता। क्लियर है? तो दूसरी अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एसिटिलीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चा? एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो एसिटिलीकरण अभिक्रिया देख लेते हैं। तो फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। फिनॉल और एसिटिल क्लोराइड होता है आपके यहां पे CH3C डबल बॉन्ड OCl। CH3C डबल बॉन्ड OCl। ये होता है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। इसके स्थान पर आप एथेनोइक एनहाइड्राइड अथवा करके क्या भी ले सकते हो? एथेनोइक एनहाइड्राइड। CH3CO का होल ट्वाइस O, इसे बोलते हैं एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसको भी काम में ले सकते हैं आप।
इनकी जैसे रिएक्शन होती है तो यहां से H और यहां से Cl, तो HCl यहां से बाहर निकल जाता है, तो HCl यहां से बाहर निकल गया। तो बच्चा कौन? ये बेंजीन वलय बच्चा। इस बेंजीन वलय से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बच्चा, ऑक्सीजन से कौन जोड़ दो? इस कार्बन को जोड़ दो, C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये देखो यहां पे CH3 आ गया है, तो ये फेनिल एसीटेट बना है। क्या बना है? फेनिल एसीटेट। क्या बना है बच्चा? फेनिल एसीटेट। समझ पा रहे हैं आप लोग? कह दो समझ पा रहे हैं? आसान है या नहीं है ये अभिक्रिया? एक सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है वो ये है कि एक औषधि होती है एस्प्रिन। क्या होती है? एस्प्रिन। उसे बनाया जाता है सैलिसिलिक अम्ल से। तो सैलिसिलिक अम्ल का अगर हम क्या करवा दें? एसिटिलीकरण करवा दें। एसिटिलीकरण अभिक्रिया थी यार ये, करण अभिक्रिया। तो अगला देखिए, तो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से, किससे? सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से हमारे यहां पे बनता है एस्प्रिन औषधि। एक ड्रग्स होता है वो बनता है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का निर्माण कैसे करोगे उसको भी यहां पे हम सीख लेते हैं। तो वो भी सीखिए बच्चा, बहुत आसान है। किससे? सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन का निर्माण। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण या एसिलन से एस्प्रिन का निर्माण, एस्प्रिन का निर्माण। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है। तो सैलिसिलिक अम्ल होता है J, ये OH रहा, ये रहा COOH। इसका एसिटिलीकरण करवा दो, अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ अभिक्रिया करवा दो। तो यहां से Cl और यहां से H, Cl और H, HCl बाहर निकल गया। तो बच्चा कौन? ये बच्चा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कौन जोड़ दूं? कार्बन डबल बॉन्ड CH3 सॉरी, और यहां पे COOH यहां पे जुड़ा हुआ, यही है एस्प्रिन। समझ पा रहे हैं आप लोग? यही कौन है बच्चा? एस्प्रिन। ये एस्प्रिन बना। सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से या एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। एसिटिल क्लोराइड क्या भी काम में ले सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड के स्थान पे एथेनोइक एनहाइड्राइड को भी काम में ले सकते हैं। क्या बन जाएगा? एस्प्रिन बन जाएगा। क्लियर है? ये अभिक्रिया आपने नोट कर ली होगी। फिर आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, लगा ही लो। अभिक्रिया पूर्ण करके भी आ सकती है या फिर ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो बच्चा हम इनको पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं। देखो फिनॉल की हमने भी अभिक्रियाएं पढ़ ली थी, जिनमें OH बंध का क्या होता है? विखंडन। अब हम ये वाले बंध के विखंडन की। तो दूसरी अभिक्रिया फिनॉल के COH बंध के विखंडन की अभिक्रिया, विखंडन की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चा, इस बंध का क्या करेंगे हम? यहाँ पे विखंडन करेंगे। तो देखिए हमको पता है कि फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है। फिनॉल में क्या पाया जाता है? अनुनाद। अनुनाद पाया जाएगा तो यहाँ बंध आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है। यहाँ पे कौन सा? द्विबंध। तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। तो इस अभिक्रिया के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं को फिनॉल आसानी से नहीं देते हैं या फिर नहीं देते हैं, क्योंकि COH बंध में अनुनाद के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसे तोड़ना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं से, फिनॉल की अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि फिनॉल के COH बंध में, COH बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ जाते हैं।
अतः ये अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं होती है, अर्थात ये अभिक्रिया होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है, फिर भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण के साथ, किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट बोल सकते हैं, यशदरज भी बोल देते हैं, यशदरज। जिंक को क्या बोलते हैं बच्चा? यशदरज। अगर फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा दें तो ये बंद यहां से क्या हो जाता है बच्चा? टूट जाता है। और टूट जाने पर यहां पे हमें बेंजीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बेंजीन। जिंक ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन यहां से निकल के चला जाता है, जिंक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन यहीं रहता है, तो ये कौन है? बेंजीन है बच्चा। ये कौन है? बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने की विधि भी है। कक्षा 11 में जब हम बेंजीन को पढ़ते हैं तो वहां पे बेंजीन बनाने की विधि पढ़ते हैं। तो किससे बनाते हैं? फिनॉल से। कैसे बनाते हैं? कि फिनॉल की अभिक्रिया जिंक डस्ट अर्थात यशदरज, जिंक के चूर्ण के साथ करवाते ही, गर्म करते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चा? बेंजीन बन जाता है। यह बेंजीन बनाने की विधि है, लेकिन यह फिनॉल के रासायनिक गुण है। इस अभिक्रिया से, ये जो अभिक्रिया है, ये केवल एक अभिक्रिया है जो फिनॉल के COH बंध के विखंडन की अभिक्रिया है, जो अपने NCERT में दी गई है। आसान अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से आ सकता है कि फिनॉल से बेंजीन का निर्माण कैसे करोगे? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आपको ये अभिक्रिया देके आनी है। केवल एक अभिक्रिया है ये, फिनॉल से बेंजीन बनाने की केवल ये एक अभिक्रिया है, यही लिख के आनी है। बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज के दिन जो हमने टॉपिक कवर किए हैं बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक थे। थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ेंगे, और अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारा चैनल का जो नाम है वो है विनोद केमिस्ट्री। क्लियर है? केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।